नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा पार्ट 1 की एक्सरसाइजेस। ठीक है, वैसे तो मुझे ज्यादा एक्सरसाइजेस कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ पार्ट पढ़ाना पसंद है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे ठीक है आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बिना किसी देरी के एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे एक्सरसाइजेस करना अच्छा लगता है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं सारे चैप्टर्स की करा दूंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, क वाले में यहाँ पर जो हमें सही उत्तर लगता है ना, उसके ऊपर हमें क्या बनाना है, तारा बनाना है, यानी कि ऐसे करके स्टार बना देना है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो पढ़ेंगे, फिर जो इसमें से हमें सही लगता है उसको हम चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि एक उत्तर की जगह 2 उत्तर आपको अच्छे लग सकते हैं। जैसे कि आप जब सेकंड वाला पढ़ोगे ना, तब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस में क्या होगी, दुविधा होगी कि ये वाले पे लगाएं या ये वाले पे लगाएं। आप किसी पर भी लगा सकते हैं जो आपको सटीक लगता है, सही लगता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी स्कूल में ना मैम कहती है कि अच्छा आपने अगर ये वाला उत्तर चुना है तो यही क्यों चुना है। ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगा, इसके ऊपर विश्लेषण देना पड़ेगा, अपनी व्याख्या देनी पड़ेगी कि मैम हमने ये वाला रीजन ही इसीलिए चुना है। तो मैंने आपकी सहायता के लिए ना यहाँ पर इसकी व्याख्या भी लिखी हुई है, वो भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। माँ अपने बेटे को, जो अभी हमने कहानी सुनी वो न्याय और करुणा की जो कहानी थी वो उन्होंने क्यों सुनाई। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन, मनोरंजन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट करने के लिए, उसको मजा दिलाने के लिए। क्या ये सही कारण है? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड वाला पढ़ेंगे, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। हाँ, भले इस पाठ में वो कहानी किसके ऊपर थी, वो कहानी थी उसके पिता के ऊपर, लेकिन ये जो पूरा का पूरी कहानी और कविता जो हमने पढ़ी, ये विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए नहीं थी। उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। हाँ, भले यहाँ पर एक हंस की बात की गई है, परंतु ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो जानवरों के ऊपर तो नहीं था। अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन ऑप्शन जो कि है ऑप्शन नंबर 2, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, यानी कि जो बच्चा है राहुल, उसके अंदर सही और गलत की जो चीज है उसको विकसित करने के लिए, कि हाँ सही और गलत में अंतर करने के लिए। तो इसका जो उत्तर है वो ये बी वाला होगा। अब इसकी व्याख्या आप समझ लीजिए, अगर आपकी मैम ने बोला होगा व्याख्या लिखने के लिए तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। व्याख्या को हम पढ़ते हैं, माँ राहुल को यह कहानी इसलिए सुनाती है, जो माँ है वो राहुल को ये कहानी इसलिए सुनाती है। ठीक है, किसलिए सुनाती है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ताकि वह सही और गलत का फर्क समझ सके। इस कहानी से राहुल में दया, न्याय और दूसरों की मदद करने जैसे अच्छे गुण आते हैं। कविता का असली मकसद बच्चों को अच्छे संस्कार और सही सोच सिखाना है, सिर्फ मजे या परिवार की बातें बताने के लिए नहीं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हम पता है, मैंने देखो यहाँ पर आपके जो उत्तर है वो तुरंत के तुरंत लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर जानने से महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर आया कैसे है। ठीक है, उत्तर तक हम पहुंचे कैसे हैं, क्योंकि अगर आपकी मैम ने यहाँ पर क्या किया, पेपर के समय पे आगे पीछे कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो उससे बेटर है कि आप अभी अच्छे से पढ़ लें। कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया। जो ये घायल पक्षी है इसका उपयोग किस लिए किया गया था। लास्ट ऑप्शन से शुरू करेंगे हम, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। करुणा और हिंसा के बीच, ठीक है, करुणा और हिंसा के बीच, यानी कि दया और हिंसा के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए। हाँ, ये उत्तर सही हो सकता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड वाला है, पिता के विरासत और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए। भले पिता ने हेल्प करी हो, बचाया हो, बट ये तो इसका मेन मोटिव नहीं था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पहले वाले ऑप्शन पे पढ़ते हैं, निर्दोष पक्षी के प्रति आखिर तक, यानी कि जो शिकारी था उसकी क्रूरता दिखाने के लिए। तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है, यानी कि जो हमारा उत्तर है इसमें वो पहला और तीसरे वाला हो सकता है।
ठीक है। लेकिन मेरे को पर्सनली कौन सा उत्तर ज्यादा पसंद आता है, मुझे पसंद है ये थर्ड वाला। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना आंसर इस थर्ड वाले को मान के, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे थम्स अप कर दूंगी कि अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर थर्ड होना चाहिए। और इसकी व्याख्या मैं ये देती हूँ, जो कि ये है कि यह कहानी एक घायल पक्षी की है जो शिकारी की क्रूरता और दया के बीच की लड़ाई बताती है। ठीक है, यानी कि हमने पहला पॉइंट यहाँ पे कर दिया, अगर कोई बच्चा पहला पॉइंट चुनना चाहता हो उसके लिए। हाँ, और जो थर्ड वाला है उसकी व्याख्या हो जाएगी, यह हमें सिखाता है कि सही और गलत का पता होना और दूसरों के प्रति दया दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें ऑप्शन ए वाला चुनते हैं तो ऊपर वाली व्याख्या लिखेंगे, अगर ऑप्शन सी चुनते हैं तो आप ये वाली व्याख्या लिखेंगे। समझ आया? अगर आप दोनों ऑप्शंस को चुनते हैं तो आपको दोनों की व्याख्या लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है। कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? अंत तक पहुंचते पहुंचते उसको एक चीज समझ आने लगती है, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। कि जो न्याय है वो हमेशा किसके साथ होना चाहिए? करुणा के साथ होना चाहिए। इसकी व्याख्या क्या होगी? कविता के आखिर में राहुल कहता है, न्याय दया का दानी, बोलता है ना न्याय दया का दानी। इससे साफ होता है कि वह समझ गया है कि न्याय तभी सही होता है जब उसमें दया भी शामिल होती है। दया यानी कि एक हेल्प वाला नेचर होता है ना, तभी जो न्याय है वो क्या होता है? सही होता है। इतना आपको समझ आया? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारे एक्सरसाइजेस में और क्या क्या है। देखो बच्चों, एक्सरसाइज करना क्या होता है, हल्का सा बोरिंग होता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैम हाँ आपने जो एक्सरसाइजेस कराई है हमें एकदम करना अच्छा लगता है, तो मैं आपको ये भी करा दिया करूंगी, ठीक है, लेकिन आप बता देना। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। मैंने आपको बताया ना, किसी ने कोई उत्तर चुना हो, किसी ने कोई उत्तर चुना हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। आपको क्या करनी है? अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, कि आपने यही उत्तर क्यों चुने, तो आपको क्या करना है, आपने जो ये उत्तर चुने इसकी आप क्या, आपको मैंने व्याख्या भी बता दी है, तो आप उसके रिगार्डिंग तर्क भी दे सकते हो अपनी क्लास में, ठीक है। चलो आपको समझ तो आ रहा है ना? चलो अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है, ठीक है। मैचिंग आपको पता है ना, आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है कि मैचिंग क्या करनी है। तो यहाँ पर देखो बेटा कौन है, माँ कौन है, और तात का मतलब होता है पिता। सबसे पहले हम यहाँ पे ना शब्द पढ़ेंगे, यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी, तो ये कौन हो गई? ये हो जाएंगी हमारी माँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे हमारे तात यानी कि पिता। सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल, तो ये कौन होगा? हमारा बेटा, ठीक है। अभी तक कंफ्यूज हो रहे होगे ना मैम, ये यशोधरा, गौतम बुद्ध, राहुल क्या चल रहा है? तो बेटा यहाँ पर एक बार ना मेरी बात को ना ध्यान से सुन लो आप। मैंने आपके लिए कार्टून बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ताकि मेरे बच्चों को बिल्कुल कार्टून की तरह से आराम से समझ आ जाए। अब इस चीज को ध्यान से सुनो। ये जो है ये कौन है? हमारे पापा, ठीक है। ये कौन है? पापा। पापा का नाम है गौतम बुद्ध। क्या नाम है? पापा का नाम है क्या है? गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध ये बाद में बने थे, उससे पहले ये क्या थे? एक राजा थे, ठीक है। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तभी यहाँ पर जब हम नाम की बात करते हैं तो बार बार हम क्या नाम लेते हैं? पापा के लिए सिद्धार्थ बोलते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे यानी कि जो बुद्धा थे वो क्या बने? गौतम बुद्ध जब बने उससे पहले उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिद्धार्थ। हाँ, और उनकी वाइफ कौन थी? उनकी वाइफ थी यशोधरा। क्या नाम था उनका? यशोधरा, ठीक है। तो ये पापा हो गए और ये माँ हो गई। माँ कौन है? यशोधरा, ठीक है। माँ और पापा का एक बच्चा है, बच्चे का नाम क्या है? राहुल। समझ आया? राहुल को कौन कहानी सुना रही थी? माँ यशोधरा। इतना समझ आया मेरे नन्हे मुन्ने गोपालों? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये थोड़ी सी ना स्क्रीन ऐसे खराब हो जाती है, तो लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि आपको ऐसे लैक ना करे कहीं पर भी। अगर स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए वो होती है ना पॉज, तो कोई बात नहीं।
अभी हम अच्छे से इसको क्लियर आउट कर लेते हैं। ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है, इसलिए जो ये पंक्तियां हैं और जो ये पार्ट है ये अच्छे से ऐसे करके खुल नहीं पाता है। ठीक है, अब नेट तो अपने हाथ में नहीं है ना। हाँ चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, जो यहाँ पर हमें ये दी गई है पंक्तियां दी गई हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है। यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में व्याख्या वगैरह बताई थी ना, आपको यहाँ पे सिंपल उसकी व्याख्या लिख देनी है। ठीक है, आप चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पर भी कुछ चीजें लिख दी है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले वाली है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उससे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। इसकी आपको सिंपल क्या करनी है, व्याख्या लिख देनी है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए लिख के रखी हुई है, सेकंड वाली भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ से दिख रही होगी। थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आप एसएस ले सकते हो और इनको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई बेगुनाह व्यक्ति को चोट पहुंचाए तो दूसरे को उसकी मदद करनी चाहिए। जो उसकी रक्षा करता है यानी कि किसी की हेल्प करता है, उसे दुश्मन पर जीत हासिल करनी चाहिए। न्याय हमेशा दया और प्रेम के साथ तो होना चाहिए। ये पंक्तियां राहुल की सोच को बताती हैं कि बेगुनाहों की मदद करना और दयालु न्याय करना जरूरी है। ठीक है, एक बार हम व्याख्या को दोबारा से पढ़ेंगे। कोई निरपराध को मारे यानी कि जिसका कोई अपराध नहीं है, अगर कोई उसको मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, तो अन्य उसे क्यों ना बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे यानी कि जो रक्षा करने वाला होता है वो हानि पहुंचाने वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, और जो न्याय है वो ही क्या है, वो कैसा होना चाहिए, दया के साथ होना चाहिए। ये किसकी बातें थी, ये राहुल की बातें थी। जब उसकी मम्मा ने उससे पूछा था ना कि बेटा अब तुम बताओ, तो पहले तो वो झिझका कि मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, है ना। फिर उसने उत्तर दिया ना, तो वो ये राहुल का उत्तर था। तो इसका आपको क्या लिख देना है, मतलब लिख देना है। ठीक है, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। बस आप ना ये अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही वाली भाषा यूज करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे देखते हैं। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सर्वश्रेष्ठ में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। देखो उनके बीच में क्या हो रही है, बहस हो रही है, शिकारी के बीच में और तात के बीच में। ठीक है, तो वो बात बिगड़ जाती है, वो आपस में एग्री नहीं करते हैं, है ना। फिर वो कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। जब वो न्यायालय में जाते हैं तो सभी लोगों को इस चर्चा के बारे में, इस बात के बारे में पता चल जाता है ना, और ये जो बात है फैल जाती है। इसका मतलब है कि दयालु पक्षी को बचाना चाहता था और निर्दयी अखेटक उसे सहमत नहीं था। यहाँ पर कहने का मतलब है कि दयालु यानी कि जो तात है वो पक्षी को बचाना चाहते थे, और जो निर्दयी शिकारी है उससे सहमत नहीं था। वो क्या चाहता था, वो अपने शिकार को लेना चाहता था। दोनों अपनी बात पर जोर दे रहे थे, दोनों क्या कर रहे थे, अपनी बात पर जोर दे रहे थे। जो दयालु है वो पक्षी को लौटाना नहीं चाहता था और आखिर तक बोल रहा था कि मैंने तो इसका शिकार किया है, मैं तो इसको लूंगा। फिर उनके बहस में क्या हुई, बहस हुई। फिर मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां पर कोर्ट में राजा के दरबार में पहुंचा, जहां सबने कहानी सुनी और सही फैसला किया। वहां पर सबने कहानी सुनी, सबके बीच ये बात फैल गई और फिर सही फैसला होता है। यह बताता है कि जब दो लोग विवाद करते हैं, यहाँ पर आपको ये सीख मिलती है, जब कोई दो लोग विवाद करते हैं तो न्यायालय सही फैसला करता है। तब क्या, न्यायालय जो है जहाँ पे न्याय होता है वो क्या करता है, सही फैसला करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है हमारे प्यारे से पाठ के अंदर। आपको ये देखो पंक्तियां हम कर चुके हैं। ये देखो पेपर में कैसे आएगा, क्या यही दो पंक्ति आएंगी, नहीं बेटा, आपको पाठ में से मैम कोई सी भी दो प्यारी प्यारी पंक्तियां दे सकती हैं। हाँ, अब आप आगे देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सोच विचार के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है, हाँ, और इनके क्या करने हैं, उत्तर करने हैं। तो हम इधर आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं और इनके उत्तरों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देती हूँ
ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, देखो इस बार तो मैंने ये चीजें ऐसे एडजस्ट करके कर दिया, बट मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या किया जाए, पीपीटी के थ्रू कराया जाए, क्योंकि अभी तो हम ऐसे स्क्रीन से कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, है ना। चलो, कविता में आपकी नजर में सबसे जरूरी पंक्ति कौन सी है? आपकी नजर में आपके अकॉर्डिंग कौन सी पंक्ति है जो सबसे जरूरी है कविता में और क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे सही लगी मैंने वो लिख दी, आप इसके अलावा और भी पंक्तियां लिख सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड का समय दो। एक्चुअली बच्चा ये ना मैंने पहली बार ऐसे करके बना रही हूँ, तो थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, इसलिए आपको और मुझे हल्का हल्का कष्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो उत्तर और प्रश्न करने से मतलब है ना। चलो, मेरी सोच में सबसे खास पंक्ति है न्याय दया का दानी। इस पंक्ति में बताया गया है कि जो न्याय तभी सही होता है तब उसमें दया और करुणा हो। ठीक है, बिना दया और करुणा के जो न्याय है वो क्या है, वो गलत है। राहुल भी इसी बात को समझाता है कि निर्दोष की मदद करना और दया से न्याय करना जरूरी है। यही कविता का मुख्य संदेश है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लाइन है हमारी, क्या क्वेश्चन है आगे। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच बहस क्यों हुई? आखेटक यानी कि शिकारी और पिता के बीच बहस क्यों हुई? इसका उत्तर तो आप भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करते थे। ठीक है, देखो जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं ना, तब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं एग्जाम में। आखेटक ने एक निर्दोष हंस को घायल किया था। बच्चे के पिता ने उसे बचाया और उसका इलाज किया। आखेटक घायल हंस को वापस चाहता था, लेकिन पिता ने उसे लौटाने से मना कर दिया, क्योंकि वह निर्दोष की रक्षा करना चाहते थे। इसीलिए दोनों के बीच क्या हुआ, विवाद हुआ। जब विवाद आगे बढ़ गया तो वो न्यायालय चले गए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाला क्वेश्चन, माँ ने राहुल से क्यों कहा, राहुल तो निर्णय कर इसका। जो माँ है उसने कहानी सुनाते सुनाते ये क्यों कहा कि राहुल तू निर्णय कर इसका, कि राहुल तू इसका क्या कर, निर्णय कर, इसका आंसर दे, मुझे जवाब दे, है ना। ऐसा माँ ने क्यों कहा, चलिए देखते हैं। माँ ने राहुल से कहा ताकि वह खुद सोचकर सही और गलत का फैसला करे। माँ ने राहुल से पूछा ना, तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर वो तर्क शक्ति बढ़ाना चाहते हैं कि बेटा आप ये बताओ, अपनी सोच को बढ़ाओ, विकसित करो। ठीक है, कि सही और गलत में आप क्या लेना सीख सको, फैसला लेना सीख सको। माँ ने राहुल से कहा ताकि वह खुद सोचकर सही और गलत का फैसला करे। माँ चाहती थी कि राहुल कहानी से सीख लेकर करुणा और न्याय को समझे। माँ चाहती थी कि राहुल क्या करे, सीख ले। ठीक है, कहानी से क्या ले, सीख ले, कुछ चीज समझ जाए और क्या करे, न्याय को समझे अच्छे से। यह सवाल राहुल की सोच बढ़ाने के लिए था। ये जो सवाल था वो राहुल की सोच को बढ़ाने के लिए था। वैसे ही आप सोचो, जो एक्सरसाइजेज होती है ना बेटा, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी जो आपने क्या पाठ के अंदर पढ़ा उसको बढ़ाने के लिए होती हैं। अगर आप ये स्वयं करते हैं ना, तो आपके लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आपका इससे दिमाग खुलता है। भले आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, पहले खुद ट्राई करना चाहिए। अगर आप उस जगह होते तो घायल हंस की मदद कैसे करते? अगर आप तात की जगह होते तो आप घायल हंस की मदद कैसे करते, न्याय आप कैसे करते? अगर मैं वहां होता या होती तो घायल हंस का इलाज करती या करता। अगर आप लड़के हो सॉरी, तो आप करता लिखोगे। अगर आप लड़की हो तो इससे बड़ी की मात्रा लगा देना, बच्ची। ठीक है, उसे सुरक्षित जगह पर रखता, हंस को सुरक्षित जगह पर रखता। मैं आखेटक को समझाता कि निर्दोष को नुकसान पहुंचाना गलत है। न्याय में दोनों की बात सुनता, और जब मैं न्याय करता तो दोनों की बात सुनता, लेकिन निर्दोष की रक्षा ज्यादा जरूरी समझता। देखो यहाँ पर आपको 2 रूल्स करने हैं। पहला रूल क्या है, अगर आप तात होते, ठीक है, यानी कि आप पापा होते। दूसरा, आप राजा होते। ठीक है, राजा ने क्या किया था, न्याय किया था ना। तो यहाँ पर लिखा, अगर मैं तात होता तो मैं क्या करता, उसकी रक्षा करता, उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाता, आखेटक को समझाता।
ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं राजा होता, अगर मैं न्याय कर रहा होता, तो मैं दोनों पक्षों की क्या सुनता, बात सुनता, लेकिन निर्दोष की रक्षा ज्यादा जरूरी समझता। लेकिन जो निर्दोष है, जिसने कोई पाप नहीं किया है, यानी कि हंस, उसकी रक्षा की मैं ज्यादा सोचता है। दया और करुणा से न्याय करना सही होता है। जब हम दया और करुणा लगा देते हैं तो क्या होता है, न्याय करना सही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कविता में माँ और बेटे की बातचीत से उसके बारे में क्या पता चलता है? माँ कविता के अंदर जो माँ और बेटे की बातचीत से हमें क्या पता चलता है? माँ दयालु और समझदार है, तभी तो उन्होंने अपने बच्चे को इतनी प्यारी कहानी सुनाई है जो अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाती है। राहुल उत्सुक और समझदार बच्चा है। राहुल क्या है, बहुत एक्साइटेड बच्चा है। वो अपनी माँ को बार बार रिपीट करता है कि सुनाओ सुनाओ, है ना, और वो अच्छे से सुनता भी है, ठीक है, और अंत में बहुत अच्छी सीख भी देता है। जो बार बार कहानी सुनना चाहता है और उससे सीखता है। ये कहानी सुनता है और उससे सीखता है। माँ और बेटे का रिश्ता प्यार और सम्मान से भरा है। माँ उसे सही सोचने और समझने का मौका देती है। ठीक है, इतना समझ आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? देखो, अब मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ तक कर चुके हैं। हम यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अनुमान और कल्पना से करेंगे, ठीक है। देखो, अब इसको मैंने स्क्रीन पे ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे लगा था कि आपको शायद क्वेश्चन आंसर्स की जल्दी जरूरत है, इसलिए मैंने पीपीटी के अंदर इसको अच्छे से फ्रेम नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगली क्लास के अंदर हम अगर आगे करेंगे प्रश्न उत्तर तो हम अच्छे से इसको फ्रेम करके करेंगे, ठीक है। चलो, माँ ने कहानी का अंत खुद ना करके राहुल से निर्णय लेने के लिए क्यों कहा? आप कहानी को कैसे आगे बढ़ाते? अगर आपने देखो राहुल को क्या बोला, निर्णय लेने के लिए बोला, ठीक है। अगर आप आगे कंटिन्यू करते कहानी को तो कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहानी सुना रहा होता तो मैं इसे ऐसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती। न्यायालय में दोनों पक्षों की बात सुनी गई। दयालु व्यक्ति सिद्धार्थ ने कहा कि निर्दोष हंस को मारना गलत है और उसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आखेटक ने कहा कि वह शिकारी है और शिकार करना उसका अधिकार है। न्यायालय ने दया और नैतिकता को महत्व देते हुए फैसला किया कि हंस को आजाद किया जाए। आखेटक को समझाया गया कि हिंसा छोड़कर दया अपनानी चाहिए। हंस ठीक होकर फिर से उड़ने लगा और सभी ने फैसले की प्रशंसा की। देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि ना हमारी जो कहानी थी वो कैसे अंत हुई थी? हमारी कहानी तो ऐसे अंत हुई थी ना कि माँ ने बोला कि राहुल तू निर्णय कर इसका, तो राहुल ने निर्णय कर लिया, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि वो अगर निर्णय ना करता, ठीक है, तो आगे कहानी कैसे कंटिन्यू होती? तो आगे कहानी ऐसी होती, अगर मैं कहानी सुना रहा होता तो लोग दोनों के दोनों कहाँ गए? न्यायालय में गए। फिर न्यायालय में उनकी क्या सुनी गई? बात सुनी गई, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। कल्पना कीजिए कि घायल हंस और आखेटक के बीच बातचीत हो रही है। अब आपको क्या कल्पना करनी है कि जो शिकारी है और घायल पक्षी है उनके बीच में क्या हो रही है? आपसी बातचीत हो रही है। तो वो क्या क्या कह सकते थे? तो वो आपस में क्या क्या बात कह सकते थे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या बात कह सकते थे। हंस कहता, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो बस उड़ रहा था, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, ठीक है। तो आखेटक कहता, मैं शिकारी हूँ, शिकार करना मेरा काम है, तुम मेरे निशाने पर थे इसलिए तीर चलाया। फिर आगे देखो, हंस, मेरा क्या कसूर? हर प्राणी को जीने का हक है। फिर आखेटक कहता, मैं यह जंगल है और यहाँ शिकार होना जरूरी है, मुझे तुम्हारा मांस चाहिए। हंस, मुझे दया करो, मतलब मुझ पे दया करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मुझ पे दया करो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आखेटक कहता,
मुझे दया नहीं बल्कि खाना चाहिए। खाना कैसे चाहिए कि अगर मुझे मेरी जो खाल है, जो हंस की खाल है, वो उसे बेचता तो उसको पैसा मिलता, पैसे से वो खाना खरीदता। विश्लेषण, अब इसकी जो हमने विश्लेषण किया है यानी कि इसका हमने समअप किया है। हंस दया और जीवन के अधिकार की बात करता। हंस क्या करता? अपनी जान के, अपने अधिकार की बात करता, जबकि जो आखिरतक है, जो शिकारी है, अपने शिकार को सही ठहराता कि हाँ मैंने जो शिकार किया है वो सही है। यह बातचीत दया और हिंसा के बीच टकराव को दिखाती है। जो ये बातचीत है दया और हिंसा के टकराव को दिखाती है। एक तरफ शिकारी अपने शिकार को मांग रहा है, हाँ, और जो पक्षी है वो क्या कर रहा है? वो दया की वो कर रहा है कि दया चाहिए उसको, दया की डिमांड कर रहा है, उसको दया चाहिए, है ना। चलो आगे देखते हैं ग वाला प्रश्न। एक सेकेंड। बिल्कुल। चलो, अगर आप कहानी के किसी पात्र बन सकते तो कौन सा बनना चाहते और क्यों? इसमें बोला है कि आप अगर कहानी का कोई हिस्सा बनना चाहते तो आप कौन सा बनते और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैं उस व्यक्ति को बनना चाहता हूँ जिसने हंस को बचाया। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ, ऐसे लिख दो, मैं वो व्यक्ति बनना चाहूंगा जो हंस को बचाएगा या जिसने हंस को बचाया। ठीक है, कारण क्या हो सकता है? यह पात्र दयालु और नैतिक है। ये पाठ क्या है? दयालु और नैतिक है, जो निर्दोष की रक्षा करता है। मैं भी निर्दोष प्राणियों की मदद करना चाहता हूँ और हिंसा के खिलाफ खड़ा रहना चाहता हूँ। यह पात्र करुणा और न्याय के प्रतीक है, जो मुझे प्रेरणा देता है। ठीक है, अपना ऐसे कोई भी रीजन लिख सकते हो कि मैं ये वाला पात्र बनना चाहता हूँ। कोई ये भी लिख सकता है मैं हंस बनना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। आप कहानी का कौन सा पात्र बनना चाहते हो? माँ बनना चाहते हो जो अपने पुत्र को क्या है, एक नैतिक शिक्षा दे रही है ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें दी गई है एक नन्ही मुन्नी सी और एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक सेकेंड, ये मे बी नेट की वजह से ऐसा एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लीजिए माँ ने कहानी सुनाई है, आप भी उस कहानी का एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनेंगे और क्यों? ठीक है, तीर चलाने वाला बनेंगे या पक्षी बनेंगे, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनेंगे या न्याय अधिकारी बनेंगे, कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। जो भी हमने क्या किया, वो हम तात बने, है ना, यानी कि जानवर को बचाने वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको संवाद दिया गया है। ठीक है, माँ और पुत्र के बीच में कि आपको क्या करना है, माँ के कथन लिखने और पुत्र के कथन लिखने, बातें लिखनी है। तो यहाँ पर बच्चा मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रख दिया है, तो आप ना क्या करना, इसका एसेस ले लेना। ठीक है, और लिख लेना। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ कि हमने कैसे कैसे किया है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये पुत्र के द्वारा कहे गए कथन है और ये माँ के द्वारा कहे गए कथन है। माँ कहे एक कहानी, बच्चा डिमांड करता है ना, माँ एक कहे कहानी, तो माँ कहती है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, राजा था या रानी? बेटा कहता है राजा था या रानी? बेटा फिर कहेगा सॉरी इधर का इधर है ये, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तो एक तरफ हमने क्या करी है, बच्चे की बातें लिख दी हैं और एक तरफ माँ की बातें लिख दी हैं, या आप अपने आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ना यहाँ पर अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको ना प्रकृति का मतलब होता है नेचर, कि नेचर से रिलेटेड ही ये जो हमारी क्या थी, कविता थी। ठीक है, तो इसमें ना बहुत सारे क्या शब्द जुड़े हुए हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हवा थी, उपवन था यानी कि गार्डन, हाँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी, जल था, है ना। तो वैसी ही चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पर मेंशन करनी है। तो बिना किसी देरी के हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, देखो एक तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं
पानी की बात करी थी कि पानी नदी में क्या कर रहा है, बह रहा है। ठीक है, उपवन का मतलब गार्डन होता ही है। ठीक है, सवेरे, सवेरे का मतलब है सुबह सुबह, सवेरे। ठीक है, इसके अलावा पक्षी की बात की गई है ना, पक्षी यानी कि खग, कि खग आराम से उड़ रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारी बातें की गई हैं प्रकृति से रिलेटेड, जैसे कि फूल की सुगंध आ रही थी, है ना, फूल की काफी सुगंध थी। और इसके अलावा कली भी लिख सकते हैं। हवा के क्या थे, झोंके, हवा के क्या थे, झोंके चल रहे थे, उससे क्या हो रहा था, पानी हिल रहा था। ठीक है, एक बारी हम क्या करेंगे, नजर मारेंगे किस पे, कविता में। तो आप यहाँ से अलग अलग वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलो एक बारी हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो बच्चा रट्टा मार के तो देखो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो कि उससे क्या होगा, आपको ही क्या होगा, परेशानी होगी। तो मैं आप चाहती हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ तो जो मेरे बच्चे हैं उनको क्या हो, एक एक चीज समझ में आ जाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जितने प्रकृति से रिलेटेड वर्ड है एक बार उनको अंडरलाइन करेंगे। माँ कहे कहानी, क्या इसमें कुछ है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझ पे अपनी नानी, नहीं, यहाँ पर कोई प्रकृति से रिलेटेड वर्ड नहीं है। राजा था या रानी, क्या ये प्रकृति से रिलेटेड है, नहीं। ठीक है, उपवन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे, तेरे तात क्या थे, भ्रमण करते थे। अब जब हम आगे आएंगे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी यानी कि जहां सुरभि भी हो सकता है एक शब्द। ठीक है, वण वण के फूल खिले थे, यानी कि तरह तरह के फूल खिले थे। झिलमिल कर हिम बिंदु, हिम बिंदु यानी कि जो ओस की बूंदे हैं, तो यहाँ पर हम हिम बिंदु भी लिख सकते हैं नीचे, यानी कि ओस की बूंदे भी लिख सकते हैं। हल्के हल्के झोंके यानी कि हल्की हल्की हवा, झोंके लिख सकते हैं यहाँ पे। पानी लिख सकते हैं, है ना, ये भी तो नेचर का ही पार्ट है। ठीक है, तो बेटा आपको ना रट्टा नहीं लगाने की, प्रकृति की चीजें क्या है आप क्या कर सकते हो, अपनी समझ से भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया मेरे बच्चों। तो हिम बिंदु हमें याद आ गया कि हम क्या लिख सकते हैं, हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदे भी लिख सकते। ठीक है, समझ आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें अगेन मैचिंग करनी है। देखो एक्सरसाइज आई डोंट नो, मैं पहली बार ही करा रही हूँ कि कैसी हो रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं, तो मुझे प्लीज बता देना कि आपको समझ आया है या नहीं। नहीं तो फिर मैं कुछ और फॉर्मेट में करूंगी कि ऐसे मजा नहीं आ रहा है, तो कुछ और फन वे में करेंगे, है ना। चलो आगे करते हैं इसको। देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग करना इज लाइक मैच करो नॉर्मल। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम ही मैच कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट ठीक है, मैचिंग करते हैं। कहती है मुझको या चेटी, चेटी का मतलब क्या था, सेविका, हेल्प करने वाली। ठीक है, तो मिलान करते हैं। अब देखो मिलान करने के लिए कैसे करेंगे, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। कौन कौन अड़े हुए थे, तो ऐसे ही पता है बच्चों बहुत ना टाइम लग जाएगा, तो मैं आपके लिए ना यहाँ पर ना जल्दी जल्दी से क्या करती हूँ, आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये 7 होगा, ये 9 पे हो जाएगा, ये 5 पे जाएगा, फिर ये 8 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये फिर 6 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, और इसके बाद जो ये आखिरी वाला ये 4 पे जाएगा। चलो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं और मिलान कर लेते हैं ना। कहती है मुझसे यह चेटी, कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी का मतलब है यह सेविका मुझसे कहती है। ठीक है, आगे तू है हठी मंधन मानधन मेरे, तो इसका है 9 वाला, यानी कि हे पुत्र तू बहुत हट करता है। ये कौन कह रहा है, माँ कह रही है। झिलमिल कर हिम बिंदु झिले थे, अर्थात ये 5th वाला, हिमकर्ण ओस की बूंदे झिलमिला रही थी, किसके ऊपर, फूल के ऊपर। 4th का 8 होगा, यानी कि गिरा बुद्ध होकर खर सर से, यानी कि तेज धार वाले तीर से घायल होकर कौन, हंस जो है वो गिर गया था। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, यानी सदैव निर्दय में, यानी कि दयालु और निर्दय व्यक्ति में झगड़ा हुआ। सेकंड क्या, 6th का क्या होगा, कह दे निर्भय जय हो जिसका,
यानी कि तू बिना डर के कह दे जीत किसकी होनी चाहिए। सिक्स्थ सेवंथ का क्या होगा, सिक्स्थ वाला है तू कहानी को समझ लिया है, यानी कि तूने बुनी कहानी, यानी कि तूने कहानी को समझ लिया है। आपको क्या इसके सिर्फ मतलब लिखने हैं। आपको मैंने पाठ पढ़ाया है, कविता पढ़ाई है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया नंबर लिख दिया और ये बाकी के 3 आप खुद पढ़ेंगे और अच्छे से आराम से जान जाएंगे। कविता की रचना, कविता की रचना के अंदर क्या है, कविता की रचना आपको दी गई है राजा था या रानी, राजा था या रानी। ठीक है, 1 मिनट। क्या है लिखा हुआ, 1 मिनट मेरे को पढ़ने दीजिए। इस कविता में बार बार पुनः पाठ पढ़िए, समूह को मिलाकर कविता का विशेषताओं। अच्छा, आपको क्या करना है यहाँ पे कविताओं की विशेषताओं यानी कि गुणों के बारे में लिखना है। ठीक है, और अपनी क्लास में इस चीज को सबके साथ शेयर करना है। इसको मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। चलिए अभी हम देखते हैं, 1 सेकंड का टाइम दो। तो जो इसका उत्तर होगा वो ये हो जाएगा कि कविता में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, संवादात्मक शैली है, मतलब माँ और बेटे के बीच क्या है, बातचीत का रूप है। ठीक है, माँ बेटे के बीच में बातचीत का रूप है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो इसकी संवादात्मक शैली है यानी कि ये जो बात करी गई है वो कैसे करी गई है, माँ और बेटे के रूप में करी गई है। प्रश्न उत्तर शैली भी है, माँ जो बेटा है वो माँ से क्या करता रहता है, सवाल करता है, यानी कि ये भी क्या है इसकी विशेषता है। प्रकृति का चित्रण है, यानी कि फूलों की बात, ओस की बात, कलियों की बात, सबकी बातें करी गई हैं, तो ये क्या दिखाता है, प्रकृति को दिखाते हैं। हाँ, और पुनरावर्ती है, पुनरावर्ती का मतलब है कई बातों को ना रिपीट किया गया है। जैसे कि राजा था या रानी, राजा था या रानी, है ना। कुछ पंक्तियां बार बार दोहराई जाती हैं, जैसे यही कहानी, यही कहानी, मतलब बार बार लाइनें आप देख रहे होगे, कभी लाइन रिपीट करी गई है तो उसको ही कहते हैं पुनरावर्ती करी गई है। यहाँ पे ये भी क्या है, इसकी एक क्वालिटी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने अलग अलग चीजें लिखी हैं कि आपको इससे नैतिक शिक्षा मिलती है। जो इसकी भाषा है काफी सरल है। ठीक है, और ये सब आप इसकी विशेषताओं में लिख सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर विपरीत शब्दों का भी यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पे सदैव निर्दय, यानी कि एक तो दया करने वाला और एक निर्दयी जो दया नहीं करता। कोमल यानी कि सॉफ्ट, और कठिन, कठिन यानी कि हार्ड। ठीक है, तो जो विपरीत शब्द है उनको भी एक साथ लिखा गया है। ये वाला आप मिस कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे 1 मिनट आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इधर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ना आपको कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं और कविता की पंक्तियां लिखी गई हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह की आपके लिए मैचिंग है। तो मैचिंग मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, तो एक बार ही आपको ना लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ना यहाँ पर ना एक ऑप्शन को हमने दो उसमें भी डाला है। संवाद दिए गए हैं, यहाँ पर आपको संवाद दिए गए हैं, तो इसका जो होगा, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, ये सब होगा। ठीक है, कुछ शब्द को 2 बार साथ में लाए हैं, जैसे कि हिलमिल। ठीक है, और इसका क्या है, प्रकृति का वर्णन किया गया है, वर्णन के फूल खिले हैं, वर्ण के फूल खिले हैं, यानी कि अलग तरह तरह के फूल खिले। तो आप ये बेटा मैचिंग ही है, आप इसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। कराऊं क्या बेटा, ये थोड़ा सा मेरे से वहां पे मिस्टेक हो गई है हल्की सी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉर्मल मैचिंग है तो यू कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, ज्यादा भी ना आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ ये इस चीज में गलती हो गई है तो यू कैन इम्प्रूव इट। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज आती है इंपॉर्टेंट, जो आपको सीखनी चाहिए कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, और चिन्हों का क्या है। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे होंगे।
इसको कहते हैं अल्प विराम, यानी कि सिंपल एक कॉमा को कहते हैं अल्प विराम। इसका जो उपयोग है वो ये इसलिए करते हैं जब हम धीरे धीरे बोल रहे होते हैं या जब हमें हल्का सा पॉज लेना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं, कॉमा कहते हैं इसको। हाँ, और अल्प विराम का यूज करते हैं। पूर्ण विराम, जब हमें इससे ज्यादा गैप लेना हो तो हम एक सीधा डंडा खींचते हैं। हाँ, और जब ये अपोस्ट्रोफी वाले जब लगाते हैं ना, जिन्हें कहते हैं उद्धरण चिन्ह, तो ये अपोस्ट्रोफी यानी कि कोई मेन बात बोलने के लिए। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कविता के अंदर ही। कविता पाठ करते समय कहा थोड़ा रुकना चाहिए, कि जहां पर कॉमा आए तो वहां पर मतलब थोड़ा रुकना चाहिए, अगर जहां पर अधिक रुकना है तो वहां पर ऐसे ये डंडा खींच देते हैं। कौन सी पंक्ति किसने कही है, कौन सी पंक्ति किसने कही है, तो उसके लिए ऐसे वाला अपोस्ट्रोफी ये लगा देना चाहिए। कहाँ प्रश्न पूछा गया, कहाँ पर प्रश्न पूछा गया वहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्न वाला चिन्ह लगेगा। किस कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं इसको, ये लगता है। ठीक है, जब ऐसे एक डंडा होता है फिर एक ऐसे पॉइंट होता है, तो कोई भी चीज ऐसे बिल्कुल आश्चर्य से बोली जाती है ना, तब लगता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है एक पैरा। उस पैरे में आपको क्या करना है, आपको इन चिन्हों का उपयोग करना है ताकि आप जो ये चीज है करनी सीख जाओ। मैंने आपकी सहायता के लिए साइड में तो लिख दिया है, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा समझ समझ के करेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। राहुल तू निर्णय कर इसका, तो जब राहुल बोल रहे हैं ना तो राहुल ऐसे पढ़ना है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन पूछ लिया ना, न्याय किसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। कह दे निर्भय, यानी कि बिना डर के कह दे, जय हो जिसका है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कॉमा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही बात को ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन हल्का हल्का जोर दे के बोल रहे हैं। जैसे कि कह दे निर्भय, जय हो किसका, सुन लू तेरी बानी, तो यहाँ पर ये चीज क्या होती है, एंड होते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे डंडा आ जाएगा। वैसे ही क्या है हमारा ये पूरा का पूरा आप ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आएंगे हम पार्ट से आगे, आपकी बात समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम निर्णय करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब चीजों पे आ जाते हैं। पहला है इसकी जगह आप अपने प्रश्न उत्तर खुद भी बना के लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर जरूरी नहीं है कि आप यही चीज कॉपी करें, बस ये आपकी समझ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए है। आप या आपके परिजन भ्रमण करने के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप घूमने के लिए। ठीक है, तो सुबह पार्क में जाते हैं, ठीक है, नदियों के पास जाते हैं, पहाड़ों के स्थल पर जाते हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आप किस किस कहानी सुनते हैं, कौन कौन सी कहानी, किस किस से कहानी सुनते हैं, यहाँ पे लिखा है किस किस से कहानी सुनते हैं। जैसे कि मैं तो अपने पापा से, मम्मी से कहानी सुनती हूँ, पहले मेरी दादी भी मुझे कहानी सुनाती थी, तो आप लिख सकते हो कि मैं अब किन से कहानी सुनता हूँ, मैं अपनी दादी से कहानी सुनता हूँ या नानी से कहानी सुनता हूँ। ठीक है, और वो कौन कौन सी कहानी सुनाती हैं, ठीक है, या सुनाते हैं। तो मेरी जो दादी थी वो मुझे बादलों की कहानी सुनाती थी, पेड़ पक्षियों की कहानी सुनाती थी, नैतिक शिक्षा की कहानी सुनाती थी, और जो मेरे डैडी हैं वो एक मगरमच्छ की कहानी सुनाते हैं, एक चूहे की कहानी सुनाते हैं। वैसे ही क्या है, वो भी एक नैतिक कहानी है। तो आप ऐसे करके इस चीज को लिख सकते हैं कि आपके घर वाले आपको कौन सी कहानी सिखाते हैं, और यहाँ पे जो लिखी हुई व्याख्या है उसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है? क्या आपको सही लगता है कि जैसे उसकी माँ ने प्रश्न पूछा, राहुल की माँ ने, तो क्या वो सही था? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा विकास है, ठीक है, जो हमारी मानसिक बुद्धि है कि हम सही और गलत में फैसला कर पा रहे हैं या नहीं, वो क्या होती है, वो विकसित होती है। इससे क्या होता है, हमारी जो बोलने की स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती है, हमारा माइंड भी इम्प्रूव होता है, हमारे विचार भी क्या है, शुद्ध होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए,
क्या आपका भी क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? कि आपको एक कहानी सुनना बार बार क्या पसंद है? हाँ, तो वो कौन सी कहानी है? ठीक है, तो मेरे लिए तो वो बंदर और मगरमच्छ की कहानी है, जहाँ पर बंदर को वो इनवाइट करता है मगरमच्छ कि उसका कलेजा जो है, दिल जो है, वो कितना मीठा होगा। वो वाली कहानी जिसमें वो जो बंदर है वो मगरमच्छ को क्या करता है, बेर देता रहता है। तो बेर जो होता है ना, मगरमच्छ अपनी वाइफ को जाके खिलाता है, तो वो कहती है कि ये बंदर जो बेर देता है वो इतना मीठा है, जो इन्हें डेली खाता है तो जो उसका दिल है वो कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ और मगरमच्छ की जो वाइफ होती है वो उनको बंदर को इनवाइट करती है। बंदर मगरमच्छ के साथ चला भी जाता है। तो उनका जो प्लान था ना वो ये था कि वो बंदर को खाए। ठीक है, तो बंदर अपनी चतुराई से क्या करता है, बच जाता है। अगर आपने ये कहानी कभी नहीं सुनी तो आपको ये कहानी सुननी चाहिए, बड़ी अच्छी पंचतंत्र की कहानियां हैं। नहीं तो आप इसके जगह कोई भी और कहानी भी लिख सकते हो। अब आगे ना उसके नीचे जो प्रश्न थे वो यहाँ से चालू होते हैं। खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने बल से एक नियम तोड़ दिया। अगर आप देखते हैं कि जो आपका कोई फ्रेंड है, हाँ, उसने खेलते समय क्या कर दिया, कोई नियम तोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? मैं उसे शांति पूर्वक समझाऊंगा कि नियम तोड़ने से खेल का मजा और जो न्याय जो होता है ना खेल में, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। प्रोत्साहित करूंगा कि वह ईमानदारी से खेले, और मैं उसको प्रमोट करूंगा कि आपको ईमानदारी से खेल खेलना चाहिए। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं क्या करूंगी, मैं तो सबसे पहले उस बच्चे को समझाऊंगी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी वो नहीं सुनता तो मेरे को अपनी क्या करना चाहिए, टीचर को बोलना चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसको अच्छे से समझा सके। ठीक है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय खड़े होकर उसका सहारा बनना चाहिए। एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा, यानी कि आपको एक ग्रुप एक्टिविटी दी गई है और उसमें जो सहपाठी है वो काम नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए? तो आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर वो किसी कठिनाई में है तो उसकी मदद करो। ठीक है, साथ ही समझाओ कि समूह कार्य यानी कि जो ग्रुप में अपना योगदान देना कितना जरूरी है। सबसे पहले तो उसकी समस्या सुनो ना कि भाई तू क्यों नहीं मदद कर रहा। ठीक है, अगर वो फिर भी मदद नहीं कर रहा तो उसे समझाओ। अगर वो फिर भी नहीं कर रहा तो आपको आपके टीचर को बोलना चाहिए, तो आपकी टीचर उसको क्या करेगी, अच्छे से समझा देगी। ठीक है, यहाँ पे मार पिटाई की कोई बात नहीं हो रही कि मार पिटाई से समझाया जाएगा, प्यार से समझाया जाएगा, उसकी इस परेशानी को समझा जाएगा, फिर उसको और उत्साह से क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर चर्चा वर्तिक हो रही है, यानी कि आपकी चल रही है। मैं दोनों को शांत, यानी कि आपके दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में क्या हो गई है, तर्क वर्तक हो गया, तो आप क्या करोगे? मैं दोनों को क्या करूंगा, शांत करने की कोशिश करूंगा और उन्हें उनका जो वो है ना फैसला, लाइक उनका जो बिगड़ गया है उसको क्या करूंगा, ठीक करूंगा। उनका झगड़ा क्या है, सुलझवाऊंगा। आपसी समझ से वो क्या करें, उस चीज को वो करें कि भाई ऐसे नहीं होता है, वो होता है, तो उस चीज को वो करूंगा। देखो ये प्रश्न क्या है बच्चा, आपके लिए, इसके उत्तर क्या करने हैं, आपको लिखने हैं। देखो मैंने तो यहाँ पे लिख के रख दिए हैं, लेकिन क्या इनसे कुछ फायदा है? नहीं, क्योंकि ये आपको खुद लिखने हैं। आप यहाँ से इसे फैसेट्स ले सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं और इनसे इंस्पायर होकर आप अपने आंसर्स को क्या लिखें, स्वयं लिखें। तो ये आपके लिए अभी के लिए भी और आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, एक तो आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ आपकी जो समझ है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसके अंत में आपको एक कहानी सुनानी है कि आप एक कहानी लिखिए। तो मैंने यहाँ पर एक कहानी लिखी गई है जिसका कहानी का शीर्षक है एकता में बल। यहाँ पर एक किसान होता है, उसके 4 पुत्र होते हैं, तो वो उनको ज्ञान देता है कि अगर लकड़ियां अलग अलग होंगी तो उनको तोड़ना आसान है, और लकड़ियां को अगर इकट्ठा कर दे तो उन्हें तोड़ना मुश्किल। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक शिक्षा भी दी है कि एकता में शक्ति होती है, हमें मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं ट्राई करूंगी कि इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, ठीक है, ताकि आप वहां से इसको अच्छे से कॉपी कर सकें। इसी के साथ जो हमारा पाठ है वो क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे प्रश्न उत्तर करने हैं तो हम ऐसे प्रश्न उत्तर भी कर लिया करेंगे, आपके ऊपर है, आप बता देना। चलो बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।